राजापुर नाम के गांव में दो जुड़वा बहनें रहती थी। उन दोनों का नाम नूर और मीनल था। वैसे तो दोनों बहनें जुड़वा थी, लेकिन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बहुत अलग था। मीनल सीधी सादी और ईमानदार लड़की थी, वहीं दूसरी तरफ नूर बहुत ही लालची और घमंडी थी। दोनों बहनों की दादी एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी और मरने से कुछ समय पहले उनकी दादी ने उन्हें एक जादुई फ्रॉक दिया था। उसी जादुई फ्रॉक की मदद से उन दोनों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होती थी। ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है और नूर को एक लड़के से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी करने का फैसला कर लेती है। एक दिन नूर अपने कमरे में सोचती है, मैं जल्दी शादी कर लूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि दादी की दी हुई जादुई फ्रॉक मीनल के पास रहे। मैं अभी उससे जाकर जादुई फ्रॉक ले लेती हूँ। इतना सोचकर नूर मीनल के पास जाती है और उससे बोलती है, देख मीनल, तुझे तो पता ही है कि मैं जल्द ही शादी करने वाली हूँ। हाँ नूर, वैसे भी तूने जिस लड़के को पसंद किया है वो वाकई में बहुत अच्छा है। मुझे यकीन है कि तू शादी के बाद बहुत खुश रहेगी। ये सब मैंने तेरे से नहीं पूछा है। मैं तो यहाँ पर दादी की जादुई फ्रॉक की बात करने आई हूँ। कैसी बात? शादी के बाद मैं जादुई फ्रॉक को अपने साथ लेकर जाऊंगी। लेकिन ये तो गलत बात है। दादी ने कहा था कि ये जादुई फ्रॉक हम दोनों का है, फिर तू इसे अपने साथ लेकर कैसे जा सकती है? हम दोनों को इस जादुई फ्रॉक का इस्तेमाल मिलकर करना चाहिए। मेरी शादी के बाद ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस फ्रॉक को मैं अपने पास ही रखूंगी। लेकिन नूर, तुम जिससे शादी करने वाली हो वो लड़का बहुत अच्छा खासा कमा लेता है, फिर तुम्हें इस जादुई फ्रॉक की क्या जरूरत है? मैं तो इस घर में अकेली रहूंगी और मुझे अपना गुजारा करने के लिए तो जादुई फ्रॉक की मदद चाहिए। ये सब मुझे नहीं पता। मैंने कहा ना, जादुई फ्रॉक मुझे चाहिए, इसका मतलब चाहिए। देखो, इस तरह लड़ने से मसले का हल नहीं निकलेगा। हमें इस बारे में आराम से बात करनी चाहिए। एक काम करते हैं, 15 दिन तुम इस फ्रॉक को अपने पास रखना और 15 दिन मैं अपने पास रखूंगी। नूर इस बात के लिए राजी हो जाती है और बोलती है, ठीक है, लेकिन पहले के 15 दिन मैं इसे अपने पास रखूंगी। 15 दिन के बाद तू फ्रॉक ले लियो। ठीक है, मैं तेरी बात मान लेती हूँ। कुछ दिनों बाद नूर की शादी हो जाती है और वो जादुई फ्रॉक को लेकर अपने पति के साथ चली जाती है। नूर बहुत लालची थी, इसलिए वो जल्द से जल्द फ्रॉक की शक्ति से अमीर बनने के बारे में सोचती है। अपने घर जाते ही नूर जादुई फ्रॉक से कहती है, सुन जादुई फ्रॉक, मुझे रोज 25 सोने के सिक्के चाहिए, क्योंकि मैं कम से कम समय में बहुत अमीर बनना चाहती हूँ। नूर, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं एक दिन में 2 सोने के सिक्के ही दे सकती हूँ, फिर तुम मेरे से ढेर सारे सोने के सिक्के क्यों मांग रही हो? 2 सोने के सिक्के से ज्यादा सिक्के प्रकट करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। मुझे रोज 25 सोने के सिक्के चाहिए तो चाहिए, चाहे कुछ भी कर, मुझे बस मेरे 25 सोने के सिक्कों से मतलब है। और हाँ, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरे को जलाकर राख कर दूंगी। ये सुनकर जादुई फ्रॉक डर जाती है और नूर की बात मान लेती है। अगले दिन जादुई फ्रॉक खुद में बोलती है, आज मुझे किसी भी तरह 25 सोने के सिक्के नूर को देने ही होंगे। अब तो मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं कहीं चोरी करके 25 सोने के सिक्के इकट्ठा करूं। उसके बाद जादुई फ्रॉक हवा में उड़ते हुए एक जंगल में पहुंच जाती है। जंगल में जादुई फ्रॉक को एक डायन नजर आती है। डायन ने ढेर सारे सोने के गहने पहन रखे थे। इस डायन ने तो सोने के कीमती गहने पहन रखे हैं। अगर मैं नूर को ये गहने भी दे दूंगी तो वो मेरे को जलाकर राख नहीं करेगी। जादुई फ्रॉक डायन का पीछा करते हुए उसके गुफा में पहुंच जाती है। जादुई फ्रॉक देखती है कि डायन के गुफा में ढेर सारे सोने के गहने रखे हुए हैं। ढेर सारे सोने के गहने को देखकर जादुई फ्रॉक खुश हो जाती है। डायन का गुफा तो सोने के गहनों से भरा पड़ा है। अब मैं रोज यहाँ से सोने के गहने चुरा कर ले जाऊंगी और नूर को दे दूंगी। लेकिन सबसे पहले मुझे इस डायन का कुछ करना पड़ेगा, वरना मैं इसके गहने नहीं चोरी कर पाऊंगी। इतना बोलकर जादुई फ्रॉक डायन के पानी के ग्लास में नींद की दवाई मिला देती है। डायन जैसे ही पानी पीती है वो गहरी नींद में सो जाती है। लगता है डायन गहरी नींद में सो गई है। यही अच्छा मौका है, अब मैं जल्दी से इसके सोने के गहने चुरा लेती हूँ। इस तरह मौका देख जादुई फ्रॉक डायन के सोने के गहने चुराकर वहाँ से चली जाती है। जादुई फ्रॉक नूर को सोने के गहने देते हुए कहती है, ये देखो नूर, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे सोने के गहने लेकर आई हूँ। अरे वाह, तूने तो कमाल कर दिया।
कोई बात नहीं, सोने के सिक्के से तो सोने के गहने बेहतर है। अब तुम मुझे रोज इसी तरह सोने के गहने ला कर दियो। इस तरह अगले दिन से जादुई फ्रॉक रोज डायन की गुफा में जाती थी और सोने के गहने चुरा कर लाती थी। कुछ ही दिनों में नूर के पास ढेर सारे सोने के गहने जमा हो जाते हैं। अरे वाह, इतने कम समय में मेरे पास इतने सारे सोने के गहने जमा हो गए। मैं अभी जाकर इसे दुकान में बेच देती हूँ और इसे जो पैसे मिलेंगे मैं उनसे एक बहुत बड़ा घर बना लूंगी। इतना बोलकर नूर दुकान जाती है और सारे सोने के गहने बेच देती है। नूर को सोने के गहने बेचकर बहुत सारे पैसे मिलते हैं और वो अपने लिए एक बड़ा सा घर बनवा लेती है। एक दिन डायन देखती है कि उसके गुफा से धीरे धीरे उसके सोने के गहने कम हो रहे हैं और वो अपने मन में सोचती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरे सोने के गहने चुरा रहा है। और हाँ, आजकल मैं इतनी गहरी नींद में कैसे सोने लगी हूँ। पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। इसका मतलब जो भी मेरे गहने चुराता है वो चोरी करने से पहले मुझे नींद की दवाई देता है। मुझे जल्द ही उस चोर को पकड़ना होगा। इस तरह डायन अपने गहने चोर को पकड़ने का फैसला कर लेती है। अगले दिन रोज की तरह जादुई फ्रॉक डायन के पानी में नींद की दवाई मिलाती है, लेकिन आज वो गिलास में रखी हुई पानी नहीं पीती है और सोने का नाटक करने लगती है। अरे ये क्या, आज तो डायन ने पानी पिया ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, सो गई है। मैं जल्दी से अपना काम करके यहाँ से निकल जाती हूँ। इतना बोलकर जादुई फ्रॉक सोने के गहने को जैसे ही हाथ लगाती है तभी डायन वहाँ आ जाती है और उसे रंगे हाथ चोरी करते हुए पकड़ लेती है। अरे ये क्या, मुझे तो लग रहा था कि कोई इंसान मेरे गहने चोरी कर रहा है, लेकिन ये तो जादुई फ्रॉक है। लेकिन जो भी हो, जादुई फ्रॉक ने मेरे बहुत सारे गहने चुराए हैं। मैं अभी इसे जलाकर राख कर दूंगी। मुझे माफ कर दो, मुझ पर दया करके मुझे माफ कर दो। ये सब मैं मजबूरी में कर रही थी। दरअसल मेरी मालकिन बहुत ही लालची है और मौत के डर से मैं उसके इशारे पर नाच रही हूँ। मेरा यकीन करो, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। ठीक है, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगी, लेकिन तू मुझे अपनी मालकिन के पास लेकर चल। मैं उसे सबक सिखा कर रहूँगी। जादुई फ्रॉक डायन को नूर के पास लेकर जाती है। डायन को देखकर नूर बुरी तरह से डर जाती है। तूने ही मेरे सोने के गहने रख रखे हैं, आज मैं तेरे को जान से मार डालूंगी। इतना बोलकर डायन वहाँ एक तलवार प्रकट कर देती है। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये डायन तो मुझे जान से मार डालेगी। अरे जादुई फ्रॉक, तू खड़े खड़े क्या तमाशा देख रही है? मेरी जान बचा। मैं तेरी कोई मदद नहीं करने वाली हूँ। मैं ही इस डायन को तेरे पास लेकर आई हूँ, वरना आज तेरी वजह से मेरी जान चली जाती। डायन नूर की पिटाई करना शुरू कर देती है और नूर को पिटाई खाता देख उसका पति वहाँ से भाग जाता है। मुझे छोड़ दो, कोई मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगी, कोई मुझे बचाओ। मैंने तेरी जान तो नहीं ली, लेकिन तेरी हड्डी पसली बुरी तरह से तोड़ दी है। अगर आज के बाद तूने कभी भी खुद चोरी की या किसी से करवाई, फिर मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर डायन वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद से नूर पूरी तरह से सुधर जाती है और जादुई फ्रॉक लेकर मीनल के पास जाती है। मीनल, मेरी बहन, मुझे मेरी लालच की बहुत कड़ी सजा मिली है। इस जादुई फ्रॉक को तू ही अपने पास रख, तू ही इसका सही इस्तेमाल कर सकती है। नूर अपनी बहन मीनल को हमेशा के लिए जादुई फ्रॉक दे देती है और वहाँ से चली जाती है। अब सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों बहनें अपने अपने घर में हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। एक बार की बात है, सूरजपुर नाम के एक गांव में सोनू अपनी माँ सरला के साथ रहता था। सोनू के पिता की मृत्यु काफी पहले ही हो गई थी, इसलिए अब सोनू काम करके अपनी माँ का पेट भरता था। एक दिन रात को सरला सोनू से कहती है, बेटा, लगता है आज मैंने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया है। चलना जरा बाहर से टहल कर आते हैं। माँ, लेकिन रात को बाहर घूमना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। आप घर में ही 2-4 चक्कर लगा लीजिए ना। डरपोक कहीं का, तुझे नहीं जाना तो मत जा, मैं जरा बाहर से टहल कर आती हूँ। इतना कहकर सरला बाहर टहलने चली जाती है। सरला घूमते घूमते गांव के आखिरी छोर तक चली जाती है। अचानक से सरला गांव के बाहर वाले जंगल में एक बहुत तेज रोशनी देखती है। अरे, ये इतनी तेज रोशनी कैसी है? सोनू सही कह रहा था, रात को घूमना ठीक नहीं है।
इतना कहकर सरला भागने लगती है। जंगल में फैली उस रोशनी से 5 लड़कियों की परछाई निकलती है। उनमें से एक लड़की की आवाज आती है। आखिर हम आ ही गए, लेकिन यहाँ इतना अंधेरा क्यों है दोस्तों? अरे बुद्धू, इस समय रात हो रही है। रात के समय इंसान सो जाते हैं, इसलिए अपने घर के लाइट भी बंद कर देते हैं। तभी फिर से पहली वाली लड़की बोलती है, अब जल्दी से सब इधर उधर बिखर जाओ, सुबह होने पर हम एक जगह पर मिलेंगे। उसके बाद सभी परछाइयाँ सुबह एक जगह मिलने का डिसाइड करके इधर उधर हो जाती है। उन्हें नहीं पता था कि वो यहाँ कैसे आई। वो इस बात को इत्तेफाक समझकर गांव के अलग अलग कोने में चली जाती है। तभी उस जंगल के गुफा में रहने वाली एक जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगती है। हा 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 हा, अब मेरा इंतजार खत्म होने वाला है। इतनी देर में सरला अपने घर पहुंच जाती है। अपनी माँ को डरा हुआ देख सोनू माँ से पूछता है, क्या हुआ माँ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? बेटा, मैंने जंगल में एक बहुत तेज रोशनी देखी और मुझे वहाँ 5 परछाई नजर आई। मैंने कहा था ना माँ, रात को बाहर टहलना ठीक नहीं है, लेकिन आप मेरी सुनती कहाँ हो। चलो अब काफी रात हो गई है, सो जाओ। उसके बाद सरला बिना ज्यादा दिमाग लगाए सो जाती है। अगले दिन गांव में एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई थी। सोनू की माँ सरला भी भीड़ देखकर वहां पहुंचती है और कहती है, अरे भाई साहब, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? अरे बहना, सामने देखो, बिल्कुल परी जैसी दिखने वाली लड़कियाँ नजर आएगी तुम्हें। सरला देखती है कि 2 बहुत ही खूबसूरत लड़कियां गाय भैंसों के साथ खेल रही है और मस्ती कर रही है और उनकी सुंदरता में इतनी चमक है मानो चांद जमीन पर आ गया हो। तभी उनमें से एक लड़की दूसरी लड़की को कहती है, कलावती देखो, कितना मजा आ रहा है। ये जगह तो सच में बहुत मजेदार है। हाँ चंद्रवती, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। चलो हम अपनी बाकी सहेलियों को भी यहाँ लेकर आते हैं। उसके बाद कलावती और चंद्रवती वहाँ से चली जाती है। गांव वाले तो उनको टकटकी लगाकर देखे जा रहे थे। उनके जाने के बाद वो लोग आपस में उनकी सुंदरता के बारे में बातचीत करने लगते हैं। तभी उसी भीड़ में खड़ी सरला कहती है, ये दोनों लड़कियां तो ऐसे कर रही है जैसे इन्होंने आज तक कभी गाय भैंसों को देखा ही नहीं। दूसरी तरफ बाकी की तीनों सहेलियां गांव के नदी में पानी से खेल रही थी। वहीं पास से ही सोनू अपने कुछ दोस्तों के साथ गुजर रहा था। उसके शरीर पर कुछ पानी की छींटें आती है। जब वो सामने देखता है तो देखता है कि बहुत ही खूबसूरत 3 लड़कियां नदी में नहा रही हैं। सोनू उनका रूप देखकर मोहित हो जाता है। तभी वहाँ से गांव का पहलवान रामलाल गुजर रहा था। जिस नदी में वो तीनों खूबसूरत लड़कियां नहा रही थी, उस नदी की देखभाल रामलाल ही करता था। वो नदी में तीनों लड़कियों को नहाता देख गुस्सा हो जाता है और उनके पास जाकर चिल्लाने लगता है, वह लड़कियों, इस नदी में नहाने की तुम्हें इजाजत किसने दी? चलो निकलो यहाँ से। रामलाल की बातों से तीनों लड़कियां डर जाती हैं और नदी से बाहर निकल जाती है। तभी उन तीनों में से चंदा नाम की लड़की कहती है, इंसान बिल्कुल अच्छे नहीं होते। देखा तुमने, इन्होंने हमें बेवजह कितना डांटा। चंदा की बात सुनकर रामलाल कहता है, इतनी बड़ी हो गई हो और नदी में खेल रही हो? अरे छोटी बच्ची हो क्या? इतना कहकर रामलाल वहाँ से चला जाता है। तभी कलावती और चंद्रवती अपनी सहेलियों को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचती है। सोनू छुपकर ये सब कुछ देख रहा था। तभी कलावती कहती है, क्या हुआ चंदा, तुम तीनों का मुंह इस तरह उतरा हुआ क्यों है? इंसान बिल्कुल अच्छे नहीं होते, उन्होंने हमें डांटा। अरे तुम इंसानों की फिक्र क्यों करती हो? हम पांचों नागलोक से यहाँ सिर्फ मस्ती करने ही तो आए हैं, और वैसे भी उन्होंने सिर्फ डांटा ही तो है, कोई बात नहीं। इधर पांचों नागिन सहेलियां मस्ती करने में व्यस्त थी। उनको इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी कि उनके साथ क्या होने वाला है। गुफा में बैठी जादूगरनी अपने मायावी गोले पर पानी छिड़कती है। तभी उसमें पांचों नागिन दिखने लगती है। अच्छा, तो तुम सब यहाँ मस्ती कर रही हो। तुम लोगों को लग रहा होगा कि तुम लोग यहाँ खुद आई हो, लेकिन तुम पांचों को ये बात नहीं पता कि तुम्हें यहाँ मेरी काली शक्तियाँ खींच कर लाई है। अब तुम्हारे पास जो नागमणि है वो जल्द ही मेरी हो जाएगी। हा 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 हा।
जादूगरनी अपने मन में एक योजना बनाती है और अपने हाथ में जादू से एक नकली नागमणि प्रकट करती है। हा 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 हा, नागिनो, अब कैसे बचोगी मेरी इस चाल से? सभी नागिन सहेलियां पृथ्वीलोक के सुंदरता का आनंद ले रही थी और दूसरी तरफ सोनू को ये पता चल गई थी कि वो पांचों नागिन हैं, लेकिन फिर भी वो हमेशा छुप छुप कर उन पांचों को देखता रहता था, क्योंकि उसे उन पांचों में से चंद्रवती से प्यार हो गया था। एक दिन सोनू सोचता है, ऐसे छुप छुप कर देखने से कुछ नहीं होगा। अगर मुझे चंद्रवती से प्यार है तो मुझे उसके सामने ये जाहिर करना होगा। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो नागिन है। इतना सोचकर सोनू उन पांचों के पास जाता है और चंद्रवती का हाथ पकड़कर कहता है, चंद्रवती, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम मुझसे प्रेम करोगी? ये सुनते ही बाकी चारों नागिनें हंसने लगती है। तभी कलावती कहती है, अरे चंद्रवती, हाँ बोल दे। देख तो कितना अच्छा लड़का है। ऐसे लड़के तो तुझे हमारे वहाँ भी नहीं मिलेंगे। लेकिन चंद्रवती गुस्सा हो जाती है और सोनू को जोरदार चांटा मार देती है। बेचारा सोनू उदास हो जाता है। दूसरी तरफ अपनी चाल को अंजाम देने जादूगरनी गुफा से बाहर निकलती है। तभी उसको गांव का पहलवान रामलाल मिल जाता है। अरे कहाँ जा रही हो अम्मा? वो अभी इतनी जल्दबाजी में? रामलाल को देखकर जादूगरनी मन ही मन सोचती है, ये पहलवान मेरे बहुत काम आ सकता है। क्यों न इसे सब कुछ बता दिया जाए। इतना सोचकर जादूगरनी रामलाल को सारी बात बता देती है। अच्छा, तो पूरे गांव में जिनके बारे में चर्चा हो रही है वो पांचों नागिन हैं? अम्मा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वैसे भी मुझे औरतों से नफरत है और ये तो नागिन है। एक एक को उठाकर आपके पास लाऊंगा मैं। उसके बाद जादूगरनी और रामलाल एक साथ होकर नागिनों के पास जाते हैं। पांचों नागिन एक साथ खेल रही थी। तभी जादूगरनी उनके पास जाती है। बेटी, क्या इस बूढ़ी औरत को पानी मिलेगा? मैं तुम्हें उसके बदले एक बहुत कीमती चीज दूंगी। उसके बाद नागिन उस बूढ़ी औरत को पानी पिलाती है। उसके बाद वो बूढ़ी औरत कलावती और चंदा को अपने साथ थोड़ा आगे लेकर जाती है और उन्हें अपने नकली नागमणि निकाल कर दिखाती है। नागमणि देखकर चंदा कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये नागमणि तो हमने चंद्रवती को सौंपी थी। नागलोक की अमानत इस बूढ़ी औरत के पास कैसे गई? मुझे लगता है इसमें चंद्रवती का कोई लालच छुपा है। उसके बाद कलावती और चंदा जाकर चंद्रवती को थप्पड़ मार देती है और वो उसे नागमणि की मांग करती है। घबराहट में चंद्रवती को सच में नागमणि नहीं मिलती। वो भूल जाती है कि उसने नागमणि कहाँ रखी है। वो घबरा जाती है। तभी कलावती कहती है, मैंने कहा था ना कि इस चंद्रवती पर कभी भरोसा मत करना। मेरा विश्वास करो, मैंने नागमणि किसी को नहीं दी। मैंने उसे कहीं संभाल कर रखा है, लेकिन मुझे याद नहीं मैंने कहाँ रखा है। उसके बाद सारी नागिनें चंद्रवती से झगड़ने लगती है और सभी उसे अकेला छोड़कर चली जाती है। बेचारी चंद्रवती अकेली ही जंगल में भटकने लगती है। बाकी चार नागिनें मुंह फुलाकर आगे चली जाती है। ये सब देखकर जादूगरनी बहुत खुश होती है और रामलाल से कहती है, रामलाल, ध्यान रहे, नागमणि चंद्रवती के पास है। तुम चंद्रवती को संभालो, तब तक मैं इन चारों नागिनों का ठिकाना लगा कर आती हूँ। इतना कहकर जादूगरनी चारों नागिनों के पीछे पीछे निकल जाती है और रामलाल चंद्रवती के सामने उसे छेड़ता हुआ खड़ा हो जाता है। कितनी खूबसूरत हो ना तुम। मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम एक नागिन हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी नागमणि मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारी चारों सहेलियाँ कि मैं बहुत बुरा हाल करूँगा। वो हमारे कब्जे में है। चंद्रवती घबरा जाती है। वो वहाँ से भागने लगती है। तभी रामलाल एक चाकू निकाल लेता है, लेकिन तभी किसी हीरो की तरह सोनू वहाँ पहुँच जाता है और रामलाल से हाथापाई करने लगता है। रामलाल बहुत पहलवान था, इसलिए सोनू उसके सामने टिक नहीं पाता। रामलाल सोनू की बहुत पिटाई करने लगता है। तभी वहाँ एक तेज रोशनी होती है और चंद्रवती एक विशाल नागिन में बदल जाती है। उसे देख रामलाल घबरा जाता है। फिर चंद्रवती रामलाल को डसकर उसकी जान ले लेती है। फिर चंद्रवती सोनू को उठाती है और कहती है,
तुम रामलाल के सामने कितने कमजोर थे, फिर भी तुम मुझे बचाने आए। इतना कहकर चंद्रवती सोनू को गले लगा लेती है। सोनू भी उसे गले लगा लेता है। सोनू, मुझे लगता है मेरी सहेलियां खतरे में हैं, हमें उन्हें बचाना होगा। चारों नागिनों के पीछे पीछे जादूगरनी चल रही थी। जादूगरनी अब एक बूढ़े व्यक्ति का रूप ले लेती है और नागिनों के पास पहुंचता है। बेटी, मेरी पत्नी को बचा लो बेटी, वो गुफा में जख्मी पड़ी हुई है। इस बहाने से जादूगरनी चारों नागिनों को गुफा के अंदर ले जाती है। अंदर जाने के बाद कलावती कहती है, कहाँ है तुम्हारी पत्नी? यहाँ तो कोई नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति हंसता हुआ जादूगरनी में बदल जाता है और चारों नागिनों को कैद कर लेता है। अपनी सहेलियों को ढूंढते ढूंढते चंद्रवती और सोनू गुफा तक पहुँच जाते हैं। चंद्रवती जादूगरनी से कहती है, छोड़ दो मेरी सहेलियों को, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अगर तुम अपनी सहेलियों की जान बचाना चाहती हो तो वो नागमणि मेरे हवाले कर दो, जो तुमने अपनी नाभि में छुपा रखी है। जादूगरनी की ये बात सुनते ही चंद्रवती को याद आ जाता है कि उसने नागमणि सच में अपनी नाभि में छुपा रखी है। जादूगरनी, मूर्खता में तूने खुद ही अपनी मौत को न्योता दे दिया। मैंने अपनी नागमणि कहाँ रखी थी ये मैं भूल गई थी, लेकिन तूने मुझे याद दिला दिया। अब इसी नागमणि से तो बहुत बुरी मौत मरेगी। इतना कहकर चंद्रवती अपनी नागमणि प्रकट करती है और सोनू से कहती है, सोनू, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। सोनू अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर चंद्रवती नागमणि की रोशनी इतनी तेज कर देती है कि जादूगरनी अंधी हो जाती है और उसकी आंखों से खून निकलने लगता है। देखते ही देखते वो जलकर भस्म हो जाती है। उसके जलते ही चारों नागिनें आजाद हो जाती हैं। आजाद होने के बाद वो चारों चंद्रवती से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो चंद्रवती, हमने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया और तुम्हें गलत समझा। ये सब इस जादूगरनी की चाल थी। ये मुझे तुम लोगों से अलग करके नागमणि हासिल करना चाहती थी, लेकिन हमें वादा करना होगा कि आगे से हम एक दूसरे पर अटूट भरोसा करेंगे। पांचों नागिन सहेलियां एक दूसरे से ये वादा करती है कि अब वो एक दूसरे पर अटूट भरोसा रखेंगी। उन लोगों को पृथ्वीलोक इतना अच्छा लगता है कि वो पृथ्वी पर ही रहने लगती हैं। कुछ दिन बाद चंद्रवती सोनू से शादी कर लेती है और सरला की बहू बन जाती है। चंद्रवती, तुम नागिन हो, ये बात माँ को कभी नहीं पता चलनी चाहिए, वरना वो तो पागल ही हो जाएगी। दोनों हंसने लगते हैं और इसी तरह वो सभी अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगते हैं।